गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट कल क्लास में मैंने आपको हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत पर क्वेश्चंस बताए थे। जितने हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत पर क्वेश्चंस बन सकते हैं उनका तरीका मैंने आपको बताया था। और आज की जो नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर अपन बात करेंगे श्रोडिंगर तरंग समीकरण की। श्रोडिंगर तरंग समीकरण पर 100% क्वेश्चन आना है लगातार। अभी जो 2 फर्स्ट ग्रेड्स निकली उसके अंदर श्रोडिंगर तरंग समीकरण आया और लगातार दोनों फर्स्ट ग्रेड्स के अंदर क्वेश्चन पूछने का जो तरीका था वो दोनों का एक जैसा था। अब देखिए अपन बात करते हैं श्रोडिंगर तरंग समीकरण की। देखिए सबसे पहले तो ये सोचे श्रोडिंगर कहता क्या है। अब आपको पता है कि 2 तरह के मॉडल्स हैं। एक तो परमाणु के पुराने मॉडल्स हैं जिनको क्लासिकल थ्योरी कहते हैं, और कुछ परमाणु के नए मॉडल्स हैं जिन्हें हम तरंग यांत्रिकी मॉडल्स कहा जाता है, वेव मैकेनिक्स मॉडल्स कहा जाता है। मेनली क्या है, पुराने मॉडल्स ये मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की पार्टिकल नेचर होती है, और जो नए मॉडल्स हैं वो ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन वेव फॉर्म में चलता है। अब जो सबसे पहले हम बात करें श्रोडिंगर समीकरण की, या श्रोडिंगर क्या कहना चाहता है। श्रोडिंगर ने ये कहा, श्रोडिंगर ये कहता है कि जो ये नाभिक है इसके चारों ओर वो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता बताता है। उसने ये कहा कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता को बताता है। वो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता बताता है। वो ये कहता है कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन कोई वृत्ताकार पथ में चक्कर नहीं लगाता। उसने श्रोडिंगर ने क्या कहा है कि वो ये कहता है कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता के बारे में बताता है कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा। नाभिक के पास में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लगातार दोनों साल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पर क्वेश्चन आया है। श्रोडिंगर ये कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव फॉर्म में चलता है। इलेक्ट्रॉन एक तरह की तरंग है और नाभिक के चारों ओर ये एक्स एक्सिस में भी मिल सकता है, वाई एक्सिस में भी मिल सकता है, जेड एक्सिस में भी मिल सकता है। तो क्वेश्चंस की श्रृंखला में सबसे पहले हम बात करते हैं, लगातार दोनों फर्स्ट ग्रेड के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से श्रोडिंगर समीकरण कौन सा है और श्रोडिंगर कौन सा समीकरण नहीं है। तो इस साल जो अभी फिलहाल जनवरी 2020 के अंदर पेपर हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सा श्रोडिंगर समीकरण है। तो देखिए ये वाला श्रोडिंगर समीकरण आप सबको पता होता है, डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई बराबर 0। यहाँ पर जो डेल स्क्वायर साई, यहाँ इस डेल को आप सबको पता है लाप्लासियन ऑपरेटर कहते हैं। जो साई है ये तरंग फलन है, एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, एच प्लांक कांस्टेंट है, ई इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा है, वी स्थितिज ऊर्जा है, साई तरंग फलन है बराबर 0। तो श्रोडिंगर का जो मूलभूत समीकरण है या तरंग यांत्रिकी का जो मूलभूत समीकरण है वो सबने पढ़ा है, डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई बराबर क्या 0। ये वाला क्वेश्चन इस साल फर्स्ट ग्रेड में आया। लास्ट ईयर ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, लास्ट ईयर फर्स्ट ग्रेड में ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया, इनमें से कौन सा समीकरण सही नहीं है। डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई बराबर 0, ये आपको पता है बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर इसके अंदर आपको स्पष्ट दिख रहा है ये वाला ऑप्शन सही जाएगा, ये गलत है डेल स्क्वायर साई, क्योंकि यहाँ प्लस की जगह क्या लगा दिया माइनस, यही आंसर जाएगा डेल स्क्वायर साई माइनस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई बराबर 0। तो आंसर तो यही जाना है कि इनमें से कौन सा समीकरण सही नहीं है। आंसर यही जाना है डेल स्क्वायर साई, या प्लस लगना चाहिए था लेकिन क्या लगा दिया गया माइनस, डेल स्क्वायर साई माइनस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई बराबर 0, ये गलत है। बल्कि जो श्रोडिंगर का जो मूलभूत समीकरण है वो है डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई बराबर 0। ध्यान रखें इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 भी सही है। पहले इक्वेशन नंबर 3 को देखने की कोशिश करें, इक्वेशन नंबर 3 कैसे सही है। अब इक्वेशन नंबर अगर 3 को देखूं तो देखें इसमें क्या किया गया है। इक्वेशन नंबर 3 कैसे सही है। अब आपको पता है मेन जो श्रोडिंगर तरंग समीकरण है वो है डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई बराबर 0।
ये तरंग यांत्रिकी समीकरण है, या श्रोडिंगर की जो मेन इक्वेशंस है वो ये है डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई बराबर 0। अब अगर आप ये देखें, ये है कुल ऊर्जा और ये आपकी है पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। अब आप सबको पता है कि जो टोटल एनर्जी कुल ऊर्जा होती है वो बराबर होती है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के। अगर कुल ऊर्जा में से स्थितिज ऊर्जा को घटा दिया जाए तो आपको पता है यहां गतिज ऊर्जा आ जाएगी। तो इक्वेशन नंबर 3 के अंदर यही सब किया गया। क्या किया गया? डेल स्क्वायर साइन प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर और ई माइनस वी कहने का मतलब कुल ऊर्जा में से स्थितिज ऊर्जा घटाएंगे तो क्या रह जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। और आप सबको पता है काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है? हाफ एम वी स्क्वायर साई बराबर किसके? 0। अब इसको अगर अपन कैलकुलेट करें तो ये 4 बार गया डेल स्क्वायर साई प्लस 4 पाई स्क्वायर एम और एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर साई बराबर 0। यही देखें, ये इक्वेशन है डेल स्क्वायर साई प्लस 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर साई अपॉन एच स्क्वायर बराबर 0। इसका मतलब ये वाला समीकरण भी सही है, ये वाला समीकरण भी सही है। अब हम इस वाले समीकरण को देख लेते हैं, क्या ये समीकरण सही है या नहीं है। इस वाले समीकरण में इसने क्या किया? ये जो एच स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर है इसको लैम्डा स्क्वायर लिख लिया। इस इक्वेशन को इसने क्या लिखा? इस इक्वेशन को इसने इस तरीके से लिख लिया। देखिए डेल स्क्वायर साई प्लस 4 पाई स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर साई अपॉन लैम्डा स्क्वायर बराबर 0। अब आपको पता है इसने इसको यहां क्या कर लिया? पक्षांतरण कर लिया। तो डेल स्क्वायर साई इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? माइनस 4 पाई स्क्वायर साई अपॉन लैम्डा स्क्वायर के। इसको अपन और देख लेते हैं थोड़ा सा आगे। डेल स्क्वायर साई इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर साई अपॉन लैम्डा स्क्वायर। अब आपको पता है ये डेल स्क्वायर लाप्लासियन ऑपरेटर डेल स्क्वायर किसके बराबर होता है? डेल स्क्वायर बराबर होता है डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। ये लाप्लासियन ऑपरेटर इसके बराबर होता है डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। इस वैल्यू को आप यहां पुट कर दोगे, इन सब के अंदर साई को कॉमन लिया गया तो ये वैल्यू आ जाएगी। इसीलिए ये वाली इक्वेशंस भी आपकी क्या है? सही है। ये इक्वेशन भी सही है, ये इक्वेशन भी सही है और ये वाली इक्वेशन गलत है। इसीलिए इसका आंसर क्या गया था? 4th गया था। मैं उम्मीद करता हूं आपके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर, मैंने भी बताया कि जो श्रोडिंगर का इक्वेशंस है या श्रोडिंगर जो समीकरण है उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 बनने की सबसे ज़्यादा जो संभावना है वो यही होती है कि इनमें से कौन सा श्रोडिंगर समीकरण है। अगले क्वेश्चंस की बात करें, अगला क्वेश्चंस की बात करें जो इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन नंबर 2 बनता है। ये क्वेश्चन लगातार 2 बार पूछा गया। एक बार ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2011 में पूछा गया और दूसरी बार यही क्वेश्चन कॉलेज लेक्चरर 2014 में पूछा गया कि हैमिल्टनियन ऑपरेटर का मान क्या होता है। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चंस के अंदर अंतर है, तरीका अलग है। जब ये आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर के अंदर पूछा गया था तो ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा था, इनमें से हैमिल्टनी संकारक का मान क्या है या हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इनमें से कौन सा है। तो आपको पता है हैमिल्टोनियन जो ऑपरेटर होता है एच कैप वो किसके बराबर होता है? इस एच कैप के अंदर पता होगा 2 तरह की एनर्जी इन्वॉल्व होती है। एक इसके अंदर स्थितिज ऊर्जा होती है और एक इसके अंदर गतिज ऊर्जा होती है। ये एक तरीके से कुल ऊर्जा ही है जो स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा इन दोनों के बराबर होती है। और हैमिल्टोनियन ऑपरेटर का जो मान होता है वो होता है माइनस एच स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम
प्लस स्थितिज ऊर्जा, ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के बराबर होता है। इसके अलावा ये क्वेश्चन के ये जो ऑप्शंस थे ये कॉलेज लेक्चरर के अंदर थे, और जब ये क्वेश्चंस फर्स्ट ग्रेड के अंदर आया तो बस थोड़ा सा क्या फर्क था, वहां पर उसने ये h को h स्क्वायर की जगह वहां उसने h बार रख दिया, क्योंकि आपको पता है h बार बराबर किसके होता है, h/2 के। तो वहां जो ये ऑप्शंस की फॉर्म में था, तो ये ऑप्शंस की फॉर्म में इस तरह था, -h बार स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन 2m प्लस v, इस फॉर्म में ऑप्शंस था। अब आपको पता है ये जो h बार होता है ये बराबर होता है h बार बराबर होता है h/2 के, तो मैं लिख सकता हूं h स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर डेल स्क्वायर प्लस v और यहां 2m। अब आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू यही आ जाएगी, -h स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन 8 स्क्वायर m प्लस v। तो ध्यान रखें हैमिल्टोनियन ऑपरेटर का मान किसके बराबर होता है, तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर का मान बराबर होता है -h स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन 8 स्क्वायर m प्लस v। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के अंदर काइनेटिक एनर्जी भी होती है और पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, और काइनेटिक एनर्जी का मान होता है h स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन 8 स्क्वायर m, और पोटेंशियल एनर्जी v होती है ये -h स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन 8 स्क्वायर m प्लस v। ये आपका हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, और हो सकता है वो ये वाला फॉर्म ना मिलकर ये वाली फॉर्म एग्जामिनर दे दे, तो ध्यान रखें ये भी हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, बस फर्क क्या है, -h बार स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन 2m प्लस v, ये भी हैमिल्टोनियन ऑपरेटर h कैप के बराबर है। अगला क्वेश्चन, अगला वाला जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी आपसे फर्स्ट ग्रेड के अंदर लास्ट ईयर जो फर्स्ट ग्रेड थी उसके अंदर पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा गुण श्रोडिंगर तरंग समीकरण के हल के लिए सही नहीं है। होता क्या है, आपको पता है कि जो श्रोडिंगर समीकरण है इसके अंदर ये एक तरीके की सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, इसके अंदर 2 बार अवकलन किया गया है, इसीलिए हम कहते हैं कि जो श्रोडिंगर तरंग समीकरण है वो एक तरह का द्विअवकलनीय समीकरण है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं, श्रोडिंगर समीकरण को जब हम सॉल्व करते हैं तो श्रोडिंगर समीकरण को सॉल्व करने पर हमें 2 तरह की चीजें मिलती हैं, एक तो हमें मिलती है एनर्जी और एक मिलती है साई। बस फर्क ये होता है कि इस एनर्जी को आगे चलकर हम बोलते हैं आइगेन मान, और इस आइगेन मान से जो संबंधित जो हमारे पास तरंग फलन होती है उसे कहा जाता है आइगेन तरंग फलन। अब जब हम श्रोडिंगर तरंग समीकरण को सॉल्व करते हैं तो हमें ई व साई प्राप्त होते हैं, लेकिन सारे ई व सारे साई मान्य नहीं होते। वही साई मान्य होते हैं जिनके अंदर 3 बातें होनी चाहिए। नंबर 1, साई का मान सतत होना चाहिए। नंबर 2, साई का मान परिमित होना चाहिए। नंबर 3, साई का मान सिंगल वैल्यू होना चाहिए। देखें होता क्या है, जब श्रोडिंगर तरंग समीकरण को सॉल्व किया जाता है तो उस समय हमें कई साई के मान प्राप्त होते हैं, लेकिन सभी साई के मान वैल्यूएबल नहीं होते, या सभी साई के मान श्रोडिंगर तरंग समीकरण में नहीं लगाए जाते। साई के वही मान, साई की वही वैल्यू श्रोडिंगर तरंग समीकरण के हल के लिए उपयुक्त होती है जिन साई के अंदर 4 बातें होनी चाहिए। नंबर 1, साई का मान सतत होना चाहिए। नंबर 2, साई का मान परिमित होना चाहिए। नंबर 3, साई का मान सिंगल वैल्यू होना चाहिए। और नंबर 4, अगर हम यहां पर समाकलन किया गया है साई स्क्वायर dx dy dz, इसकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, 1 के बराबर होनी चाहिए। यह क्वेश्चन इस तरीके से फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा गुण श्रोडिंगर समीकरण के हल के लिए सही नहीं है। अब ये भी बताया साई सतत होना चाहिए। नंबर 2, साई परिमित होना चाहिए। नंबर 3, साई के 3 मान होने चाहिए, ये गलत है। वही साई वैल्यूएबल होते हैं जिनके मान सिंगल होते हैं। और चौथा इक्वेशन भी सही है, इसके अंदर हम समाकलन करते हैं -∞ टू +∞ साई स्क्वायर dx dy dz, और उसका मान क्या आता है, 1 आता है। तो ध्यान रखें साई सतत होना चाहिए, साई परिमित होना चाहिए, साई का मान सिंगल वैल्यू होना चाहिए, और ये साई स्क्वायर dxy dy इसकी वैल्यू 1 के बराबर होनी चाहिए। यही साई के मान अगर आ रहे हैं तो इन्हीं साई की वैल्यू को हम श्रोडिंगर तरंग समीकरण के हल के लिए काम में ले सकते हैं। इसके अलावा थोड़ी सी 1-2 चीजें और ध्यान रखें।
अगर आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन में देखेंगे तो इस तरीके से और क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जैसे sp3 संकृत कक्षक अगर हम बनाना चाहते हैं तो उसके अंदर साई के कौन कौन से मान काम आएंगे। तो देखें ये थोड़ा सा आपको कुछ डाटाज हैं वो याद करने पड़ेंगे, तो उनको थोड़ा सा आप देखें और इस तरीके के क्वेश्चन श्रोडिंगर तरंग समीकरण पर बनते हैं। थैंक यू। कल हम आगे बात करेंगे क्वांटम संख्याओं की।